वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए सबक नंबर 22 के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स के MCQs आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो सबक नंबर 22 एक गज़ल है। गज़ल का नाम है ज़मा मका थे मेरे सामने बिखरते हुए। ज़मा मका थे मेरे सामने बिखरते हुए। इस गज़ल के शायर हैं राजेंद्र मनचंदा बानी। तो सबसे पहले शायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर गज़ल से मुतालिक अहम सवालात और फिर लास्ट में गज़ल किसे कहते हैं इस बात को समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे गज़ल से मुतालिक सवालात। तो सवाल नंबर 1 है, राजेंद्र मनचंदा बानी की पैदाइश कब हुई, 1931 या 1932? तो राजेंद्र मनचंदा बानी की पैदाइश 1932 में हुई। राजेंद्र मनचंदा बानी का इंतकाल कब हुआ, 1982 या 1981? तो इनका इंतकाल 1981 में हुआ। बानी का असल नाम क्या था, राजेंद्र मनचंदा या राजेंद्र सिंह मनचंदा? तो बानी का असल नाम था राजेंद्र मनचंदा। अगला सवाल है, राजेंद्र मनचंदा बानी कहाँ पैदा हुए, काबुल में या मुल्तान में? तो राजेंद्र मनचंदा बानी मुल्तान में पैदा हुए। अगला सवाल है, राजेंद्र मनचंदा बानी ने इब्तिदाई और सानवी तालीम कहाँ से हासिल की? तो इन्होंने इब्तिदाई और सानवी तालीम मुल्तान से ही हासिल की। अगला सवाल है, तक़सीम मुल्क के बाद राजेंद्र मनचंदा बानी अपने ख़ानदान के साथ कहाँ मुंतकिल हुए, हिंदुस्तान दिल्ली में या पाकिस्तान लाहौर में? तो तक़सीम मुल्क के बाद राजेंद्र मनचंदा बानी अपने ख़ानदान के साथ हिंदुस्तान दिल्ली आ गए। अगला सवाल है, दिल्ली आने के बाद राजेंद्र मनचंदा बानी ने कौन सा पेशा इख्तियार किया, दर्स व तदरीस का या इमामत का? तो इन्होंने दर्स व तदरीस का पेशा इख्तियार किया दिल्ली आने के बाद। अगला सवाल है, मुलाजमत के बाद राजेंद्र मनचंदा बानी ने MA किस उलूम में किया, माशियात या समाजियात? तो MA इन्होंने माशियात में किया। राजेंद्र मनचंदा बानी का इंतकाल कहाँ हुआ, मुल्तान में या फिर दिल्ली में? तो इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। अगला सवाल है, बानी का ताल्लुक़ उर्दू के नए शायरों की उस नस्ल से होता है जिसने नासिर काज़मी और खलीलुर रहमान आज़मी के बाद देश को एक नया रंग व आहंग अदा किया, नज़्म को या फिर गज़ल को? तो आंसर होगा गज़ल कि बानी का ताल्लुक़ उर्दू के नए शायरों की उस नस्ल से होता है जिसने नासिर काज़मी और खलीलुर रहमान आज़मी के बाद गज़ल को एक नया रंग व आहंग दिया। अगला सवाल है, बानी के अशआर में देश की कैफियत नुमाया होती है, शगुफ्तगी की या धुंधलकी की? तो बानी के अशआर में धुंधलकी की कैफियत नुमाया होती है। अगला सवाल है, राजेंद्र मनचंदा बानी की शायरी में नएपन के बावजूद देश लबो लहजा मिलता है, सादा या फिर क्लासिकी? तो आंसर होगा क्लासिकी कि राजेंद्र मनचंदा बानी की शायरी में नएपन के बावजूद क्लासिकी लबो लहजा मिलता है। अगला सवाल है, ज़मा मका थे मेरे सामने बिखरते हुए मैं ढेर हो गया, तोले सफ़र से डरते डरते। इस गज़ल के शायर कौन हैं? तो शायर हैं राजेंद्र मनचंदा बानी। ज़मा से क्या मुराद है, ज़माना या मुस्तकबिल? तो ज़मा से मुराद ज़माना है। तोले सफ़र से क्या मुराद है, सफ़र की लंबाई या रास्ते की लंबाई? तो आंसर होगा सफ़र की लंबाई। अगला सवाल है, हुस्न आखिर से क्या मुराद है, अपनी कशिश खोता हुआ हुस्न, अपनी उम्र खोता हुआ हुस्न? तो हुस्न आखिर का मतलब है अपनी कशिश खोता हुआ हुस्न। अगला सवाल है, अक्स ला तफसीर से क्या मुराद है, ऐसा अक्स जिसकी वजाहत मुमकिन ना हो, ऐसा अक्स जिससे सब हैरान हो? तो अक्स ला तफसीर का मतलब है ऐसा अक्स जिसकी वजाहत मुमकिन ना हो। अगला सवाल, मका से क्या मुराद है, जगह या फिर रास्ता? तो मका से मुराद है जगह। अगला सवाल है, बसरना से क्या मुराद है, बिछड़ना या फिर भूलना? तो बसरना से मुराद है भूलना। अगला सवाल है, राजेंद्र मनचंदा बानी कहते हैं कि देश की तरह बहुत से लोग दुनिया फतह करने का ख्वाब देखते हैं, सिकंदर आज़म की तरह या सिकंदर शाह की तरह? तो आंसर होगा सिकंदर आज़म की तरह बहुत से लोग दुनिया फतह करने का ख्वाब देखते हैं। अगला सवाल है, राजेंद्र मनचंदा बानी कहते हैं कि दुनिया फतह करने के जुनून में जब लोग देश उठाते हैं तो देखते हैं कि दुनिया फतह करना इतना आसान नहीं है, आलम जोश या आलम कुव्वत? तो आंसर होगा आलम जोश।
अगला सवाल है, दिखा के लम्हा खाली का अक्स ला तफसीर, ये मुझ में कौन है मुझसे करार करते हुए। ये शेर किस नज़म से लिया गया है? तो नज़म का नाम है ज़मा मका थे मेरे सामने। अगला सवाल है, बानी ने इस नज़म में ज़िंदगी के डैश होने और ज़िंदगी के बेमायने होने को नज़म किया है, नाकामयाब या फिर फ़ना। तो बानी ने इस नज़म में ज़िंदगी के फ़ना होने और ज़िंदगी के बेमायने होने को नज़म किया है। अगला सवाल है, बानी कहते हैं कि यह आज के इंसान का अलमिया है कि वो भीड़ में रहते हुए भी ख़ुद को डैश समझता है, तन्हा या फिर उदास। तो भीड़ में रहते हुए भी इंसान आज का अपने आप को तन्हा समझता है। अगला सवाल है, बस एक ज़ख़म था दिल में जगह बनाता हुआ, हज़ार गम थे मगर भूलते भूलते बिसरते हुए। ये शेर किस गज़ल से है? ज़मा मका थे मेरे सामने। अगला सवाल है, बानी कहते हैं कि इंसान हज़ारों बातें और दुख दर्द भूल जाता है, मगर ज़िंदगी में डैश ऐसा होता है जो कभी नहीं भूलता है, एक पल या फिर एक ज़ख़म। तो आंसर होगा एक ज़ख़म ऐसा होता है जिसे इंसान ज़िंदगी में कभी नहीं भूलता है। अगला सवाल है, वो टूटते हुए रिश्तों का हुस्ने आखिर था कि चुप सी लग गई दोनों को बात करते हुए। ये शेर किस गज़ल से है? गज़ल का नाम है ज़मा मका थे मेरे सामने। अगला सवाल है, बानी कहते हैं कि आशिक और महबूब में ऐसी नौबत आ गई है जिस रिश्ते को वो मजबूत समझते थे उसके डैश होने की नौबत आ गई है, टूटने की या तर्क होने की। तो आंसर होगा टूटने की। अगला सवाल है, बानी ने आशिक और महबूब को एक दूसरे को खामोशी से तकते हुए के लिए गज़ल में किन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है? टूटते रिश्तों का हुस्ने आखिर, टूटते रिश्तों का हुस्ने इंतज़ार। तो टूटते रिश्तों का हुस्ने आखिर सेंटेंस का इस्तेमाल किया है। अगला सवाल है, अजीब नज़ारा था बस्ती का इस किनारे पर, सभी बिछड़ गए दरिया से पार उतरते हुए। ये शेर किस नज़म से लिया गया है? नज़म का नाम है ज़मा मका थे मेरे सामने। अगला सवाल है, बानी ने अपनी गज़ल में इस बात का शायराना अंदाज़ बयान किया है कि एक शहर मुल्तान के सभी रहने वाले एक जगह नहीं गए, कोई डैश पहुँचा, कोई मुंबई गया। तो कोई दिल्ली पहुँचा, कोई मुंबई गया, वगैरह वगैरह। अगला सवाल है, बानी ने गज़ल में अपनी ज़िंदगी को एक डैश करार दिया है। क्या करार दिया है? हादसा करार दिया है। अब गज़ल से मुतालिक अहम सवालात हैं जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 1, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल 2, लुग़त में गज़ल के क्या मायने हैं? तो लुग़त में गज़ल के औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना मायने हैं। अगला सवाल है, अरब के शोरा जब अपनी माशूकाओं का सिरापा खींचते या उनके हुस्न की तारीफ़ करते या अपने जज्बात का इजहार करते तो इस अमल को वो क्या कहते थे? तो इस अमल को वो तग़ज़ुल कहते थे। अगला सवाल है, अरब शोरा जब अपनी माशूकाओं का सरापा खींचते या उनके हुस्न की तारीफ़ करते तो इस अमल के अशार को क्या कहते थे? तो अशार को गज़ल कहते थे। देखो, दो मिसरे मिलकर एक शेर बनाते हैं, एक से ज़्यादा शेर को अशार कहते हैं। तो जिन अशार में महबूब की तारीफ़ की जाती थी, अरब के शोरा उसको गज़ल कहते थे। अगला सवाल है, अरबी में गज़ल देश अशार को कहते हैं। तो अरबी में गज़ल इश्क़ी अशार को कहते हैं। गज़ल की हैयत के एतबार से दूसरे अशार के तमाम मिसरे डैश होते हैं। तो गज़ल की हैयत यानी कि बनावट के एतबार से दूसरे अशार के तमाम मिसरे हम काफ़िया होते हैं। अगला सवाल, अरबी ज़बान से गज़ल किस ज़बान में आई? तो अरबी ज़बान से गज़ल फ़ारसी में आई और फ़ारसी से उर्दू में आई। फ़ारसी शायरों ने गज़ल में कौन से बड़े कारनामे अंजाम दिए? तो सबसे बड़ा कारनामा इन्होंने क्या किया कि गज़ल के हर शेर को एक मुस्तक़बिल मज़मून का हाल बनाया और मुस्तक़बिल मज़मून का हाल अदा करने के लिए इन्होंने गज़ल में इशारों कनाइयों में बात करने की सलाहियत पैदा की। अगला सवाल है, फ़ारसी शायरों ने किस एतबार से गज़ल में वुसअत यानी कि फैलाव पैदा किया? मौज़ूआत और मज़ामिन के एतबार से फ़ारसी शायरों ने गज़ल में वुसअत पैदा की, यानी कि किसी भी टॉपिक पर गज़ल को लिखा जा सकता था। फ़ारसी शायरों ने गज़ल में कौन से मौज़ूआत का इजाद किया था? इश्किया मिजाजी के अलावा इन्होंने इश्क़ इलाही, बेसबाती दुनिया, तंज़ो मिज़ाज, छेड़छाड़ वगैरह को गज़ल में शामिल किया था फ़ारसी शायरों ने।
غزل میں ڈیش فارسی شاعروں کی دین ہے یعنی کہ ردیف، کیونکہ عربی غزل کے اندر ردیف نہیں ہوتے تھے، صرف قافیے ہوتے تھے۔ پہلے عربی شاعری میں قافیہ ہوتا تھا اور ردیف نہیں ہوتا تھا۔ دیکھو یہی سوال آ گیا۔ اگلا سوال ہے اردو میں غزل کس ادب سے آئی؟ تو اردو میں غزل فارسی ادب سے آئی۔ اگلا سوال ہے اردو کی سب سے مقبول صنف سخن یعنی کہ سب سے مشہور شاعری کون سی ہے؟ تو غزل اردو کی سب سے مقبول صنف سخن شاعری ہے۔ اگلا سوال ہے فارسی کی طرح اردو غزل میں بھی مضامین اور ڈیش کی کوئی قید نہیں ہے، مضامین اور موضوعات کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے عام طور پر کتنے اشعار کی غزلیں ہوتی ہیں؟ تو عام طور پر 15 سے 20 اشعار کی غزلیں ہوتی ہیں۔ غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے لاسٹ کے دونوں ورڈ ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے غزل میں کون سے دو مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں؟ تو مطلع جو ہوتا ہے اس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اگر کسی غزل میں دوسرا مصرع ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حسن مطلع اور زیب مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر کیا لکھتا ہے؟ اپنا تخلص یعنی کہ شارٹ فارم میں اپنا نام۔ غزل کے جس آخری شاعر میں شاعر اپنا تخلص لکھتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ جس غزل میں ردیف نہیں ہوتا ہے اس کو غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ جس غزل میں بحر، ردیف اور قافیوں کی پابندی کی جاتی ہے اس غزل کو ضمیم کہتے ہیں۔